किसान भाइयों, गेहूं की बिजाई का ये बिल्कुल सही समय चल रहा है और गेहूं की बिजाई करते समय पर बिजाई के टाइम पर कौन कौन सी खाद डालें, कितनी मात्रा में डालें, कौन सी खाद क्या काम करेगी हमारी फसल में, पौधे में, तो इसके ऊपर आज के इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर जान लेते हैं। हम नॉर्मली गेहूं की बिजाई करते टाइम पर डीएपी का प्रयोग करते हैं, एमओपी यानी कि पोटाश डालते हैं, यूरिया डालते हैं, जिंक डालते हैं और कहीं कहीं पर कुछ किसान भाई सल्फर डालते हैं। सल्फर आपको किस कंडीशन में डालनी है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डीएपी की, जो कि सबसे ज़रूरी पोषक तत्व है, क्योंकि डीएपी के अंदर फास्फोरस होती है। ज़्यादातर हम इसका प्रयोग फास्फोरस की पूर्ति करने के लिए ही करते हैं। इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों होते हैं। तो इसमें फास्फोरस 46% होती है। फास्फोरस पौधे में जड़ का विकास करती है, तने का विकास करने में सबसे ज़रूरी पोषक तत्व होता है। इसके अलावा इसमें जो नाइट्रोजन होती है 18%। तो नाइट्रोजन का काम पौधे में बढ़वार करना, हरापन लाना, पौधे का पीलापन दूर करना, उसमें ज़्यादा फुटाव, ज़्यादा कल्ले लेकर आना, तो ये सब काम मोटा मोटी नाइट्रोजन का होता है। अगर हम बात करें डीएपी की बिजाई के टाइम पर, तो 30 से लेकर 50 किलोग्राम तक प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डीएपी डालनी चाहिए गेहूं की बिजाई करते टाइम पर। 30 से 50 मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि ज़मीन की अलग अलग कंडीशन होती है, अलग अलग उपजाऊ शक्ति होती है। जहाँ पर आपने गोबर की खाद डाल रखी है या फिर आप नॉर्मली डीएपी का प्रयोग पिछले टाइम से अगर 20, 25, 30, 35, 40 किलोग्राम तक करते आ रहे हैं, तो उसी मात्रा में आपको डीएपी डालनी है। अचानक से आपको खाद की मात्रा नहीं बढ़ानी है। तो 30 से लेकर 50 किलोग्राम के बीच में डीएपी की मात्रा आपको रखनी है ज़रूरत के हिसाब से। अगर बात करें एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश की अगर हम बात करें, तो पोटाश जो है ये एमओपी 60% वाली हम यूज करते हैं पोटाश की पूर्ति करने के लिए। और पोटाश का काम फूल और फल का विकास करना नॉर्मली होता है पौधे के अंदर। अगर हम इसकी मात्रा की बात करें तो 20 से 30 किलोग्राम के आसपास एक एकड़ में इसकी जो मात्रा है वो पर्याप्त रहती है पोटाश की, जो एमओपी हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद में बात आती है यूरिया की। तो यूरिया का यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि यूरिया हम बाद में भी प्रयोग करते हैं, पानी के साथ में, सिंचाई के साथ में। बिजाई करने के बाद में हम जो है अगली 2-3 सिंचाइयों तक यूरिया डालते रहते हैं। तो यूरिया हम नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए डालते हैं। यूरिया के अंदर 46% नाइट्रोजन होती है और यूरिया का काम, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, पौधे की बढ़वार करना, उसके अंदर हरापन लेकर आना, ज़्यादा फुटाव, ज़्यादा कल्ले के लिए, ज़्यादा बढ़वार के लिए नॉर्मली हम यूरिया का प्रयोग करते हैं। अगर हम यूरिया की मात्रा की बात करें तो नॉर्मली एक एकड़ में 150 किलोग्राम के आसपास यूरिया डाली जाती है गेहूं में। तो आपको इसकी 1/3 मात्रा यूरिया की बिजाई के टाइम पर लेनी है, यानी कि 150 किलोग्राम आप बिजाई से लेकर कटाई तक गेहूं में यूरिया का प्रयोग करते हैं, तो 50 किलोग्राम यूरिया की मात्रा आपको बिजाई के टाइम पर डालनी है 1 एकड़ में। बाद में पहला पानी लगाते टाइम पर आपको 50 किलोग्राम फिर से डाल देनी है और 50 किलोग्राम जो बची हुई है 150 किलोग्राम में से, वो दूसरा पानी लगाते टाइम पर भी आप डाल सकते हैं। अगर आपने 50 किलोग्राम बिजाई के टाइम पर डाल दी, तो बची हुई जो 100 किलोग्राम मात्रा है वो आप चाहें तो पहले और दूसरे पानी के साथ में 50-50 किलोग्राम डाल सकते हैं, या फिर तीसरे पानी के साथ में भी आप जो है इस 100 किलोग्राम यूरिया को 3 बराबर भागों में बांटकर डाल सकते हैं। यानी कि ज़रूरत के हिसाब से आपको यूरिया की मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। नाइट्रोजन की पूरी मात्रा आपको बालियां आने से पहले ही गेहूं में प्रयोग कर लेनी है, यानी कि जब गेहूं पोटी के ऊपर आता है, गेहूं के जो झंडा पत्ता निकलता है, उससे पहले ही आपको यूरिया की पूरी मात्रा अपने गेहूं के अंदर दे देनी है। बाद में यूरिया आपको नहीं डालनी है। अगर हम बात करें जिंक की, तो जिंक का काम होता है नॉर्मली पौधे के अंदर ज़्यादा फुटाव करना, ज़्यादा कल्लों की संख्या बढ़ाना, पीलापन दूर करना। और जिंक जो है ये दूसरे पोषक तत्वों को भी पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का काम करता है। इसलिए जिंक का प्रयोग करना बेहद ज़रूरी होता है लगभग सभी फसलों में। अगर हम जिंक की मात्रा की बात करें तो जिंक अलग अलग परसेंटेज में आता है, जैसे कि 21% में आता है, 33% में आता है, चिलेटेड जिंक भी आता है। तो नॉर्मली बिजाई के टाइम पर 21% वाला और 33% वाला ही हम प्रयोग करते हैं। अगर आपके पास में 21% वाला है तो 10 किलोग्राम एकड़ के हिसाब से आपको डालना है।
अगर आपको 33% वाला मिलता है तो ये 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालना है। अब काफ़ी किसान भाई ये भी पूछते हैं कि 21% वाला बढ़िया रहता है या फिर 33% वाला। अगर आपको 21% वाला मिल जाता है तो 21% वाला ही डालना चाहिए, ये ज़्यादा बेटर होता है बिजाई के टाइम पर डालने के लिए। अगर आप इस टाइम पर नहीं डाल पाते तो बाद में आप चिलेटेड जिंक का स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि बिजाई के टाइम पर आप कुछ मात्रा में जिंक ज़रूर डालें। और जिंक को कभी भी फास्फोरस युक्त फर्टिलाइज़र के साथ में मिक्स करके नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए डीएपी के साथ में जिंक को मिक्स कर दिया और बाद में खेत में आपने छिड़क दिया तो ये फिक्स हो जाएगा, काम नहीं करेगा बिल्कुल भी। तो इसलिए डीएपी से अलग इसका प्रयोग करें। आप पहले अपने खेत में डीएपी का छिड़काव कर सकते हो और बाद में यूरिया के साथ में जिंक को मिक्स करके ऊपर से आप छिड़क कर उसमें खेत में जुताई कर सकते हो। सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि बढ़िया रिजल्ट अगर आपको लेना है जिंक का और डीएपी का यानी कि फास्फोरस का भी, तो आप जिंक की आधी मात्रा तो बिजाई के टाइम पर अपने खेत में डाल दो यूरिया के साथ में मिलाकर, और जो बची हुई आधी मात्रा है वो पहले पानी के साथ में यूरिया के साथ में मिक्स करके आप आगे से जो है जिंक का छिड़काव कर दो, यूरिया के साथ में पीछे से सिंचाई कर दो। तो ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है इस प्रकार से। इसके अलावा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कुछ किसान भाई यहाँ पर सल्फर का ही प्रयोग करते हैं गेहूँ में बिजाई के टाइम पर। अगर आपके ट्यूबवेल का पानी भारी है यानी कि थोड़ा खारा पानी है तो आप इसमें प्रति एकड़ के हिसाब से 10 किलोग्राम जो 90% वाली सल्फर बेंटोनाइट आती है उसका प्रयोग कर सकते हो बिजाई के टाइम पर। तो इससे प्रोडक्शन बढ़ने की संभावना हो जाती है, पैदावार के ऊपर खारे पानी का, भारी पानी का आपके फसल के ऊपर प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। तो इसलिए सल्फर का भी इस कंडीशन में आप प्रयोग कर सकते हो बिजाई के टाइम पर। अब कुछ 4-5 बातें हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, जिनमें से अगर आपके पास में हल्की मिट्टी है, ट्यूबवेल से आप सिंचाई करते हो, उसमें आप गेहूं की बिजाई करना चाहते हो, तो वहां पर आप जो मैंने इस वीडियो में अलग अलग खाद की अलग अलग मात्रा बताई, उन सभी में से खाद की मात्रा कुछ आप कम भी कर सकते हो हल्की ज़मीनों में जहां पर ट्यूबवेल से सिंचाई होती है। अगर आप पछेती बिजाई करते हो तो पछेती बिजाई करते टाइम पर चाहे कोई भी वैरायटी हो, किसी भी प्रकार की कंडीशन हो, किसी भी प्रकार की मिट्टी हो, तो आपको खाद की मात्रा बढ़ा देनी है। अगर आप पछेती बिजाई करते हो तो उससे पैदावार जो आपकी जो है पछेती बिजाई होने के कारण ज़्यादा कम नहीं होगी। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप गेहूं की कुछ भारी वैरायटियां जैसे कि WH 1217 है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट वैरायटी है, DBW 303 है, DBW 187 है, 222 नंबर है, तो ये भारी वैरायटियां हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार निकालने के लिए बनाई गई हैं। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार निकालने के लिए बहुत भारी मात्रा में खाद की खुराक की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें अगर आप इसकी बिजाई करते हो तो इसके नीचे हमें खाद की मात्रा भी 1.5 गुना बढ़ानी पड़ती है। अगर आप 50 किलोग्राम DAP डालते हो यानी कि 1 बैग DAP का डालते हो तो आपको इन वैरायटियों के नीचे बिजाई के टाइम पर 1.5 बैग जो है DAP का देना पड़ेगा। अगर आप 1 बैग यूरिया का बिजाई के टाइम पर दे रहे थे तो इन वैरायटियों के नीचे आपको 1.5 बैग यूरिया का देना पड़ेगा। तो सभी खाद की मात्रा यहाँ पर 1.5 गुना आपको बढ़ानी पड़ेगी, तब जाकर ये वैरायटियाँ उस लेवल तक आपको पैदावार दे पाती हैं। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने जाना कि गेहूं की बिजाई के टाइम पर कौन कौन सी खाद कितनी मात्रा में हमें डालनी चाहिए अच्छी पैदावार के लिए। इस वीडियो को दूसरे किसानों तक शेयर जरूर करना ताकि उनको भी जानकारी टाइम पर मिल सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।